हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद श्री। सो आज की जो क्लास होने वाली है हमारी दैट इज़ ऑफ मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। मीन्स यहाँ पे हम लोग जर्मनी जो हमारा पूरा जर्मन एम्पायर है उसको यूनाइट करेंगे एंड पूरी इटली को यूनाइट करेंगे। ओके पूरी जर्मनी एंड इटली के बारे में पूरी कहानी होने वाली कि कैसे वो लोग यूनाइट होके एक नेशन बनते हैं। राइट, अच्छा ठीक है। जर्मनी का इसके पहले वाली क्लास में हमने जब देखा था, हमने लिबरल्स के बारे में पढ़ा था। 1848 के लिबरल्स, 1848 के लिबरल्स के बारे में पढ़ा था। जो लिबरल्स निकल के आए थे उन्होंने जर्मनी को, जर्मन के केस में हमने पढ़ा था, जर्मनी को यूनिफाइड करने का फर्स्ट अटेम्प्ट था। अगर आपसे कोई पूछे कि जर्मनी को फर्स्ट टाइम यूनिफाइड करने के लिए अटेम्प्ट जो किया था तो कब हुआ था, दैट इज इन 1848। ओके सो वहां पे हमने क्या देखा था, वहां पे हमने देखा था वहाँ की जो भी मिडिल क्लास थी, मिडिल क्लास में कौन कौन आएंगे, जैसे प्रोफेशनल्स हुए, बिजनेसमैन्स हुए, ये सारे लोग थे। इन लोगों ने मिल के क्या बनाया था, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली फॉर्म की थी। कहाँ पे की थी उन्होंने, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में आके मिले थे वो वहाँ पे। अच्छा उन्होंने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स मिल के कितने थे, अराउंड 831 रिप्रेजेंटेटिव जो थे वहाँ पे वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ गए। ठीक है, उन्होंने अपना एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अच्छा उनके कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया उन्होंने उसको साइन करने के लिए किंग को दिया। कौन से किंग थे, किंग ऑफ प्रूशिया। तो वो जो किंग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने साइन करने से डिनाई कर दिया। अच्छा किंग का नाम बताइएगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में, किंग का नाम बताइएगा दैट उस टाइम पे जो प्रूशिया के किंग थे कौन थे। ठीक है, सो वहाँ पे हमने वो सारी कहानी पढ़ी कि वहाँ पे बाद में इस रेवोल्यूशन को सप्रेस कर दिया गया। फिर यहाँ पे कोई लिखते एक तरह से अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट जो था जर्मन को यूनिफाइड करने का, वो कब था, 1848 में। ओके सो 1848 के बाद क्या होता है, आफ्टर 1848 सो वहाँ पे अब क्या होने लगा कि जो एक तरह से हम देख रहे थे कि जो डेमोक्रेट थे वो सारे लोग ही नेशन स्टेट की फीलिंग को लेके चल रहे थे। बट अभी क्या था 1848 में, यहाँ पे जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट था वो ऑफन मोबिलाइज बाय कंजर्वेटिव याद है ना, हम लोगों ने कंजर्वेटिव पढ़ा था कौन से पीरियड के बाद, अराउंड 1815 के बाद, जब नेपोलियन को हरा के जो सारे किंग्स होते हैं कौन कौन से, याद रखिएगा प्रव, ये सारे किंग्स ने मिलकर जब नेपोलियन को हराया था तो उन्होंने एक तरह से कंजर्वेटिव रूल ला के रख दिया था। कंजर्वेटिव रूल मींस कि उनको मोनार्कियल सिस्टम जो था उसको वापस से एस्टैब्लिश कर दिया था। फिर यहाँ पे क्या था बेटा, जर्मनी के केस में क्या होता है, जर्मनी एंड इटली बोथ, दोनों के केस में, कि अब जो नेशनलिस्ट की सेंटीमेंट है वो कंजर्वेटिव इटसेल्फ, जो कंजर्वेटिव है वो खुद ही प्रमोट कर रहा है इसको। क्यों प्रमोट कर रहा है, उसका फ़ायदा क्या है, सो उसका फ़ायदा है कि यहाँ पे उसको लग रहा है कि अगर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट आ गया, एक नेशन स्टेट का कंसेप्ट आ गया, तो लोगों में नेशन स्टेट की फीलिंग आ जाएगी, लोग यूनाइट हो जाएंगे, तो इससे स्टेट की पावर क्या होगी, प्रमोट होगी। स्टेट क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, क्योंकि लोग यूनाइट हो जाएंगे। एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप, तो इससे क्या होगा कि जब लोग यूनाइट हो जाएंगे, ये हमारा स्टेट जो है, हमारी टेरिटरी है, हम लोग स्ट्रांग हो गए, इससे यूरोप के ऊपर पॉलिटिकल डोमिनेशन बढ़ेगा। मींस अगर पूरी यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं, अगर हम स्ट्रांग हो जाएंगे तो एक तरह से पॉलिटिकली हम लोग डोमिनेट कर सकते हैं ना। सो वो सारी कंडीशन आ गई, वो सारी सेंटीमेंट्स आ गए वहाँ के जो मोनार्कियल थे, ठीक है, मोनार्क जो थे। सो ये जो इस तरह का सेंटीमेंट था, इस तरह की जो एक ट्रेडिशन अब चलने लगी, तो कहाँ पे हमको देखने को मिलती है, दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। सो यहाँ पे जो जर्मनी थी, इटली थी, वो लोग यूनिफाइड होकर नेशन स्टेट जो बनाते हैं, सो उनके केस में हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे मोनार्क जो है, राजा है, वो खुद कह रहा है कि ठीक है नेशन स्टेट बनाते हैं। As you have seen, nationalist feeling were widespread among middle class German who in 1848 tried to unite the different region of German Confederation। तो यहाँ पे हमने 1848 का एग्जाम्पल पढ़ा था, लास्ट क्लास में देखा था। अच्छा जिसने बेटा लास्ट वाली क्लास नहीं देखी है, देन मेक श्योर कि आप पहले लास्ट क्लास देखिए, इससे पहले जो मैंने पढ़ाई थी, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो पे आए। ओके इससे क्या होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, बिकॉज लास्ट लेक्चर की चीज़ें रिलेट होती रहती हैं यहाँ पे। अगर आप पीछे का नहीं पढ़ेंगे तो आगे का कुछ उतना समझ में नहीं आएगा। राइट, सो देखिए 1848 में हमने देखा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट जर्मन्स ने किया, जो मिडिल क्लास सेक्शन थी वहाँ की थी, क्या वहाँ मिडिल क्लास थी। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ की मोनार्की आएगी,
यहाँ की मोनार्की अटेम्प्ट करेगी कि यहाँ पे लोगों को यूनाइट किया जाए। वहाँ पे किसने किया था, नेशनलिस्ट फीलिंग किसने लाई थी, मिडिल क्लास जर्मन। उन्होंने कोशिश करी थी कि टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन। जो भी जर्मनी बटी हुई थी ना, कुछ पार्ट किसी एम्पायर के पास है, कुछ पार्ट किसी एम्पायर के पास है, तो वो बटी हुई थी। सो यहाँ पे जो जो यहाँ के मोनार्क होते हैं वो कोशिश करते हैं। So this liberal initiative to nation building was however repressed by the combined forces of the monarchy। तो वहाँ पे as you know कि जो मोनार्की थी, जो राजा का नाम मैंने पूछा है, उन्होंने आर्मी के साथ मिलके, बड़े बड़े लैंड ओनर्स के साथ मिलके, अच्छा लैंड ओनर्स का नाम देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जंकर्स। लैंड ओनर्स को क्या बोलेंगे, जंकर्स बोलेंगे, ठीक है। सो उनके साथ मिलके जो प्रूशिया के किंग थे, उन्होंने इस जो मूवमेंट था इसको सप्रेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद से जो उसके जैसे यहाँ पे उन्होंने जो मिडिल क्लास थी उनके साथ हुआ, तो उन्होंने तो ठीक है रिवोल्यूशन किया, जो प्रूशिया के उस टाइम के किंग थे उन्होंने सप्रेस कर दिया। बट उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट इवेंट जो प्रूशिया के राजा हैं वो खुद क्या करते हैं, इस मूवमेंट को, जो बाद के राजा आते हैं वो खुद इस मूवमेंट को टेक ओवर कर लेते हैं। बोलते हैं मैं मेरी लीडरशिप में अब क्या करूँगा, मैं जर्मनी को यूनिफाइड करके रहूँगा, ठीक है। अब प्रूशिया के जो किंग है वो खुद आ गए। प्लस अब कौन आ गया, इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क। ये बहुत ही फेमस नेम है बेटा, इसको जरूर याद रखिएगा, ओटो वन बिस्मार्क। उनको क्या बोला जाता है, ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी, तरह क्योंकि उन्होंने जर्मनी को यूनिफाइड करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, इसलिए उनको आर्किटेक्ट भी बोलते हैं। आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो इसमें उनकी हेल्प किसने करी, उनकी हेल्प करी थी प्रूशियन आर्मी ने प्लस ब्यूरोक्रेसी में। तो कौन कौन से नाम आ गए यहाँ पे, जर्मनी को हम लोग यूनिफाइड करने की बात कर रहे हैं बेटा, तो पहला नाम तो आ गया किंग, राइट। किंग का नाम अभी हम लोग पढ़ेंगे, किंग आ गए, ओके। सो किंग प्लस बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन थे, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर, याद रखिएगा, चीफ मिनिस्टर प्लस मिलिट्री प्लस ब्यूरोक्रेसी। इन सब ने मिलकर क्या कोशिश करी, जर्मनी को यूनिफाइड। तो कैसे कोशिश करी, व्हाट वाज द प्रोसेस। सो क्या होता है, 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स। सो पूरे 7 ईयर्स में, 7 ईयर्स का ड्यूरेशन था, उसमें बहुत सारी वॉर्स होती रहती, बस 3 मेजर वॉर थी। इसमें से 3 मेजर वॉर थी, किससे लड़ी गई बेटा, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। एज यू नो कि जो जर्मनी था बेटा बहुत ही वास्ट था, राइट। अभी क्या था, उसमें कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया के पास, कुछ डेनमार्क के पास, ये सब एम्पायर थे ना, ऑस्ट्रियन एम्पायर, डेनमार्क एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, तो कुछ पार्ट किसी ना किसी के पास थे। तो उनसे भाई आज़ाद कराना है ना, उनको हटाना है वहाँ से। वो लोग आके हमारे टेरिटरी में घुस के बैठ गए, अपना एम्पायर बना के रख दिया उन्होंने, तो उनको हटाना है, तो वॉर तो लड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, वहाँ उन्होंने वॉर लड़ी एंड फाइनली किसको विक्ट्री मिलती है, प्रूशियन विक्ट्री। प्रूशिया जो किंग होते हैं सारे, जो बिस्मार्क साहब होते हैं, वो सारे लोग मिलके यहाँ पे उनको विक्ट्री मिलती है। एंड यहीं पे जो प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन होता है कंप्लीट होता है कि फाइनली हमने जो जर्मन की पूरी टेरिटरी थी जर्मनी की, हमने सबसे आज़ाद करवा दी। नाउ फाइनली इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट इनको क्या किया था, जर्मन एम्परर डिक्लेयर किया था। कहाँ पे, वर्साइली में, ओके। सो ऑन दी bitterly cold morning of 18 January 1871 an assembly comprising the princes of the German state में जितने जर्मनी स्टेट्स होते हैं, प्रिंसली स्टेट बने हुए थे, सबके प्रिंसेस प्लस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी प्लस इंपॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क गैदर्ड ऑन दी अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर। नाम याद रखिएगा, कहाँ पे है, वर्साइले में है, अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर। वर्साइले का एक पैलेस है जिसका नाम है अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर। यहाँ पे सारे लोग, इतने लोग इकट्ठा होते हैं, कब, 18 जनवरी 1871 को, ठीक है। एंड फाइनली यहाँ पे जो जर्मन एम्पायर डिक्लेयर होता है, कौन होता है, केसर विलियम फर्स्ट। ये प्रूशिया के किंग होते हैं दैट टाइम, केसर विलियम फर्स्ट में 1871 टाइम याद रखिएगा। 1871 में फाइनली जो हमारी जर्मनी है वो यूनिफाइड हो चुकी है। So the nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state पावर। सो यहाँ पे जो जर्मनी का जो हमने एक तरह से नेशन बिल्डिंग प्रोसेस देखा यहाँ पे, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे बेसिकली जो प्रूशिया के जो स्टेट है, स्टेट पावर का मतलब यहाँ पे मोनार्क बोला जा रहा है कि जो मोनार्क थे उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा वहाँ पे जर्मनी का जो यूनिफिकेशन में। सबसे बड़ा डोमिनेंस जो थे पावर थी मोनार्क की कहीं ना कहीं थी। द न्यू स्टेट प्लेस ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी आफ्टर द यूनिफिकेशन। जो जर्मनी एक नई स्टेट बन के आती है तो अब ये कुछ नया करने की कोशिश करेगी,
क्या कर रही है? सो यहाँ पे ये बोलती है कि ठीक है हम मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान देंगे। मॉडर्नाइजेशन कैसे करेंगे? हम करेंसी को मॉडर्नाइज करेंगे, अपनी बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज करेंगे, एंड यहाँ पे जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है उसको और इम्प्रूव करेंगे, लीगलाइज करेंगे, ठीक है। सो जर्मनी में इतनी सारी चीज़ें वो मॉडर्नाइज करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। सो फाइनली क्या होता है, जर्मनी हमारा यूनिफाइड हो चुका है, हमने जर्मनी को यूनिफाइड करा दिया। अब इससे क्या हुआ कि अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे जो प्रूशिया के किंग थे उन्होंने बिस्मार्क साहब के साथ मिलकर कैसे कैसे उन्होंने यूनिफिकेशन का प्रोसेस किया, तो कैसे वो मॉडल बन गया अदर कंट्रीज के लिए। सो नाउ नेक्स्ट इटली यूनिफाइड। अच्छा यहाँ पे देखिए बेटा मैप दिया हुआ है, आप लोग एक बार इससे गो थ्रू कर जाइएगा कि कैसे यहाँ पे कुछ पार्ट्स जो देखिए पर्पल कलर जो दिखाया हुआ है दैट इज प्रूशिया बिफोर 1866। तो ये जो पर्पल वाला पोर्शन है पूरा ये सब प्रूशिया बिफोर 1866। तो और बाद में इसमें देखते हैं कि कैसे कौन ऑस्ट्रिया से लड़ के, ऑस्ट्रिया से वॉर करके, येलो वाला पोर्शन है जो बाद में इसमें यहाँ पे जीते थे। तो ऐसे करके सारी चीज़ें हैं, सारे जो भी पार्ट है उसके बाद देख लीजिएगा। सो यहाँ पे देखते हैं इटली में क्या सीन होता है। सो इटली ऑल्सो वॉज वेरी स्कैटर्ड, जैसे जर्मनी को हमने देखा बहुत स्कैटर्ड था। सो इटली उसमें भी, वहाँ के केस में भी उसका बहुत ही दैट वाज पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेशन वहाँ पे था, मतलब कि उसके जो पार्ट्स थे डिफरेंट जो पार्ट्स थे उसमें बहुत सारी, लाइक नॉर्थ में कोई रूल कर रहा है, साउथ में कोई कर रहा है, सेंट्रल में कोई कर रहा है, प्लस वहाँ पे जो 2 आइलैंड्स थे वहाँ पे कोई और कर रहा है। तो वो वहाँ पे पॉलिटिकली वहाँ पे फ्रैगमेंटेड था, कई पार्ट्स में डिवाइड था। सो Italians were scattered over several dynastic state as well as multinational Habsburg Empire. So इटली में ज़्यादा जो इटली थी बहुत सारी डायनेस्टी वहाँ पे रूल करती थी, प्लस उसमें जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, हैब्सबर्ग वो भी रूल, उसके कुछ पार्ट पे इटली के हैब्सबर्ग एम्पायर का भी रूल था। सो ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th century इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट ऑफ विच ओनली 1 सर्डिनिया पिडमोंट वॉज रूल्ड बाई एन इटालियन प्रिंसली हाउस। तो यहाँ पे क्या है कि इटली को 7 स्टेट में डिवाइड तो कर दिया गया था, बट सारे पार्ट्स कुछ बस एक पार्ट था, कौन सा? सर्डिनिया पिडमोंट जो इटली के जो प्रिंसली हाउसेस थे वो रूल करते थे। मीन्स 7 स्टेट में से बस यही एक पार्ट था सर्डिनिया पिडमोंट जहाँ पे इटालियन के जो असली नेटिव रूलर्स थे वही रूल करते थे। बाकी सब पार्ट्स में बाहर के जो बोल सकते हो आप फॉरेन रूलर्स थे, दूसरे एम्पायर थे, दूसरे एम्परर्स थे, वो रूल करते थे। सो अभी देखते हैं हम लोग कैसे था। तो देखिए यहाँ पे द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, नॉर्थ वॉज ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंटर वॉज पोप, एंड सदर्न रीजन वॉज अंडर द डोमिनेशन ऑफ बोर्बोन किंग ऑफ स्पेन। सो यहां से हम लोग मैप से समझ लेते हैं। यस, सो हियर यू कैन सी, सो यहाँ पे इटली को अगर देखें यहाँ पे डिवाइड करें नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल पार्ट। ओके, अच्छा ये जो पोर्शन है बेटा सर्दिनिया पिडमोंट का है, ये जहाँ पे जो लोकल रूलर्स हैं इटली के वो रूल करते हैं, ठीक है। ये जो पूरा पोर्शन ये वाला सर्दिनिया पिडमोंट का है। सो अच्छा यहाँ पे देखते हैं अगर नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल पार्ट्स को डिवाइड करें अगर हम, तो दिस इज नॉर्थ। सो नॉर्थ में क्या बताया, नॉर्थ में रूल करते थे बेटा ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। ओके, साउथ में जो देखिए किंगडम ऑफ बोथ सिसलीज, तो यहाँ पे कौन रूल करता था, यहाँ पे रूल करती थी बॉर्बन डायनेस्टी, बॉर्बन किंग्स। अच्छा बॉर्बन किंग्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में बॉर्बन डायनेस्टी थी, आप लोगों ने लुई 16 पढ़ा होगा, तो वो वाले किंग नहीं है बेटा। यहाँ पे कौन है, बॉर्बन डायनेस्टी है, बॉर्बन किंग्स है, बट कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। ओके, सो बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन। एंड बीच का जो सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन में कौन करता है, सेंट्रल पोर्शन में पोप रूल का। पोप कौन होते हैं, पोप जो होते हैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, बेसिकली क्रिश्चियनिटी के हेड होते हैं, तो वो रूल करते हैं। सो यहाँ पे देखा आपने कैसे इटली डिवाइडेड है नॉर्थ में, सेंट्रल में एंड साउथ में, ठीक है। अभी हम देखते हैं कैसे कैसे 1 by 1 यहाँ पे इटली में कैसे 1 by 1 एक से एक नए बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी निकलती हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं एक एक पार्ट को जीतने में।
So during the 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian Republic. So यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जब रिवोल्यूशनरी पीरियड आप लोगों ने पढ़ा होगा 1815 के बाद, so वहाँ पे गिसेप्पी मैज़िनी जो होते हैं वो ही वॉज द इटालियन रिवोल्यूशनरी, तो उन्होंने इटली को यूनिफाइड करने के लिए बहुत से काम किए। अच्छा, बहुत से काम उन्होंने करे। अच्छा, तो जो कुछ करते थे तो एक कंजर्वेटिव थे, उनका नाम बताइएगा जरा, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट बोला था इनके बारे में, कुछ स्टेटमेंट बोला था ना, वो बताइएगा जरा, उनका नाम प्लस उनका स्टेटमेंट बताइएगा। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, गिसेप्पी मैज़िनी जो थे इन्होंने यंग इटली एंड यंग यूरोप दो सोसाइटीज बनाई थी ना, दो सीक्रेट सोसाइटीज। देखिए यहाँ पे आगे उसको मेंशन किया गया है, ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल। सो मतलब यहाँ पे अपने गोल को बहुत ही स्प्रेड करने के लिए उन्होंने यहाँ पे यंग इटली को फॉर्म किया था। एक तरह से सीक्रेट सोसाइटी थी जहाँ पे इटली के सारे जो सिटीजन थे जो आना चाहते थे वो आके यहाँ पे मेंबर बन सकते थे। The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler king Victor Emmanuel II. So देखिए क्या होता है 1848 में 1831 में जो भी रेवोल्यूशन का ट्राई किया था कि यहाँ पे हम यूनिफाई करेंगे इटली को, तो वो कहते हैं फेल होता है। आप लोगों ने पढ़ा है इसके पहले की क्लासेस में, तो फेल होता है। तो अब क्या होता है, अब इसका एक तरह से बर्डन होता है यहाँ पे अपने ऊपर कौन लेता है, किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड। कौन होते हैं ये, ही वॉज द किंग ऑफ द सर्डिनिया पिडमोंट, मीन जो लोकल नेटिव रूलर मैंने बताया कि जहाँ पे इटालियन के नेटिव रूलर रूल कर रहे हैं सर्डिनिया पिडमोंट पे, वहाँ के ये रूलर होते हैं विक्टर इमैनुअल सेकेंड। इन्होंने क्या जिम्मा लिया कि ठीक है अब मैं क्या करूँगा, इटालियन स्टेट जो है हमारे उनको यूनिफाई करूँगा, भले ही वॉर क्यों ना करना पड़े। Okay, so in the eyes of the ruling elites of the region, a unified Italy offered them to possibility of economic development and political dominance. So why they want to unify the Italy? क्यों जाना चाहते हैं भाई कि इटली यूनिफाई हो जाए, उनका क्या पता नुकसान हो, क्योंकि पहले के लोग तो नहीं चाहते थे, पहले के कंजर्वेटिव, सो इसलिए वो चाहते थे बिकॉज दे थॉट दैट ये यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मीन्स अगर पूरी इटली यूनिफाई हो जाएगी तो यहाँ पे उनको लग रहा था कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा, ठीक है, एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। अगेन जैसा जर्मनी के लोगों ने सोचा था कि हमारा यूरोप पे क्या होगा, हम एक तरह से पॉलिटिकली डोमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। सो सेम यहाँ पे इनके मन में भी सेम परसेप्शन है। यहाँ पे देखिए चीफ मिनिस्टर कौन है, द चीफ मिनिस्टर कैवोर, नाम याद रखिएगा। वहाँ पे कौन थे, बिस्मार्क, ओटो वन बिस्मार्क थे। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कैवोर, हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली, वॉज नीदर ए रेवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट। सो देखिए बेटा, रिवोल्यूशनरी भी ये नहीं थे नॉर ए डेमोक्रेट, ये नहीं चाहते थे कि हम मोनार्क को हटा देना या फिर डेमोक्रेट, इनका कुछ अपना कोई एक तरह से आप बोलते हो प्रिंसिपल नहीं था। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इटालियन एलाइट, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। सो एक तरह से आप बोल सकते हो कि जैसे वहाँ की बहुत वेल्दी पर्सनालिटी होती थी, वहाँ पे फ्रेंच वगैरह बोलती थी, तो ये भी अच्छा खासा फ्रेंच बोल लेते थे, ठीक है। इनफैक्ट ये इटालियन लैंग्वेज से अच्छा क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। तो इससे फ़ायदा मिला, क्या फ़ायदा मिला, देखिए डिप्लोमैट बहुत अच्छे थे यहाँ पे ये, तो उन्होंने क्या करा, थ्रू ए टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैवोर, सर्डिनिया पिडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। सो फाइनली क्या किया, इनकी डिप्लोमेसी इतनी अच्छी थी, डिप्लोमेट थे, तो इन्होंने क्या करा कि वहाँ के जो फ्रांस के रूलर्स थे, फ्रांस की हेल्प से क्या करा इन्होंने कि जो इटली का नदन पार्ट था, जो किसके अंडर में था, ऑस्ट्रियन हम्सबर्ग एम्पायर, आप लोगों ने पढ़ा, सो उसके अंडर में जो था उससे उन्होंने जीत लिया। कब, इन 1859। तो नाम याद रखिएगा, कैवोर, ओके। So apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray। तो चलिए ठीक है, हमने नदन पोर्शन जीत लिया। ये तो हमारे पास सर्डिनिया पिडमोंट तो है ही, पहले से ही है, हमने नदन इटली भी जीत ली। अब क्या बच रहा है, सेंट्रल बच रहा है, सदर्न बच रहा है। तो अभी देखते हैं हम लोग सदर्न पे अटैक करते हैं। क्या करते हैं, कौन आया यहाँ पे, एक नई पर्सनालिटी, एक नया फिगर का नाम आया, गिसेप्पी गैरिबाल्डी। अब वो क्या करते हैं, अब वो कहते हैं ठीक है भाई सदर्न का जिम्मा मैं लेता हूँ। कैसे करते हैं, यहाँ पे ये हेल्प ले सदर्न इटली पे मार्च करते हैं एंड उसको जीत जाते हैं। कैसे
and he succeeded in winning the support of the local peasant in order to drive out the Spanish ruler। तो यहाँ पे ये जीत जाते हैं। कैसे जीतते हैं? यहाँ पे जाते हैं पहले लोकल पीजेंट्स जो होते हैं, लोकल पीजेंट्स को का सपोर्ट लेते हैं, पहले उनको कहीं ना कहीं अपने अंडर में लेते हैं कि ठीक है भाई हम आपके लिए आए हैं, ठीक है, उनका सपोर्ट लेते हैं। देन उनकी हेल्प से ये जो वहाँ के स्पेनिश रूलर थे, जो हमने क्या पढ़ा था, बॉर्बन रूलर्स, बॉर्बन किंग थे ना, सो बॉर्बन किंग को वहाँ से भगा देते हैं। सो अब हमारे पास क्या आ गया, नदर्न इटली आ गया, सदर्न आ गया, एंड हमारे पास ऑलरेडी हमारा जो लोकल रूलर थे वहाँ पे सर्डिनिया पिडमॉन्ट में, वो तो रूल कर ही रहे थे, ठीक है। बचता क्या है, सेंट्रल पार्ट। अच्छा सेंट्रल पार्ट का क्या हुआ, दिया तो नहीं है कुछ सेंट्रल पार्ट में। तो बेटा सेंट्रल पार्ट जो था एज यू नो कि वहाँ पे पोप रूल कर रहे थे। पोप मीन्स जो क्रिश्चियनिटी के हेड होते हैं वो रूल करते, क्रिश्चियनिटी के लोग थे फॉलो करते हैं, वो रूल करते। तो उनको लग गया डर कि यहाँ पे भाई नदर्न चला गया, सदर्न चला गया, अब हम बीच में क्या ही फंसे, सैंडविच बन के रह जाएंगे। तो सैंडविच नहीं बनना है, ठीक है, हम यहाँ से वॉकआउट कर जाते हैं, राइट। तो वो चले गए, वो खुद ही एक तरह से वो अपनी पावर को उन्होंने डाइल्यूट कर दिया कि ठीक है हम अपनी पावर को देख के हम जाते हैं। तो फाइनली हमारी इटली यूनिफाइड हो चुकी है। अब इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड, जो यहाँ के इटली के इटालियन रूलर जो थे, वो प्रोक्लेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। फाइनली उनको यूनाइटेड इटली का किंग डिक्लेयर कर दिया जाता है। हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन एमंग वूम रेट्स ऑफ इलिटरेसी वर वेरी हाई। तो बेटा कंडीशन एक तरह से यहाँ पे दिए, एक सरकास्टिक वे में बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो इटली की जो पॉपुलेशन थी ना, बहुत ही ज़्यादा इलिटरेट थी, ठीक है। सो इलिटरेट थी, तो यहाँ पे इतनी इलिटरेट थी कि उनको पता ही नहीं था कि ये लिबरल वो करते। मीन्स यहाँ पे देखिए उन्होंने पीजेंट ने सपोर्ट कर दिया, एज वी सॉ कि यहाँ पे जो पीजेंट्स थे, कहाँ गया बेटा, हियर लोकल पीजेंट्स, ये वाली। तो यहाँ पे पीजेंट ने तो आके सपोर्ट कर दिया कि हमारे गिसिप्पी गैरिबाल्डी साहब गए, उन्होंने बोला ठीक है हमें आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट जीत लिया। तो यहाँ पे भरोसा जीत के सपोर्ट तो ले लिया, बट इनको पता ही नहीं हम लड़ किस लिए रहे, ठीक है। उनको कुछ नहीं पता लिबरल क्या आइडियोलॉजी है, नेशनलिस्ट क्या है, कुछ नहीं पता है उन लोगों को। इनफैक्ट जब भी गैरिबाल्डी सदर्न इटली में गए तो वहाँ पे वो जैसे हम लोग लगाते हैं ना नारे, तो वहाँ पे नारे लगते थे, जैसे ला तालिया वहाँ का एक नारा था, ठीक है। तो एक तरह से वहाँ पे ला तालिया एक नारा था। तो वो लोग जब बोलते थे ला तालिया, तो उनको क्या लगता था, जो पीजेंट्स थे उनको लगता था कि जो ला तालिया है शी इज़ द वाइफ ऑफ विक्टर इमैनुअल, वो विक्टर इमैनुअल की वाइफ है, एंड हमको उनसे क्या कराना, उनको आज़ाद कराना। किससे, स्पेनिश रूलर है ना, स्पेनिश रूलर ने विक्टर इमैनुअल की वाइफ को वो लेके चले गए, ला तालिया को लेके चले गए, एंड हमको उनको वहाँ से आज़ाद कराना है। सोचिए, तो इतना वो इलिटरेसी रेट थी वहाँ पे, इतने लोग इलिटरेट थे, इतने अवेयर नहीं थे, राइट। सो उस तरह से यहाँ सार्कास्टिक में बोला गया कि यहाँ पे लोगों को किस तरह से बुद्धू बनाया गया। चलिए ठीक है। सो यहाँ पे फाइनली हमने इटली को भी यूनिफाइड कर लिया। तो आज की क्लास में हमने जर्मनी को किया, इटली को किया। अब हम ब्रिटेन का केस जो होगा हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आई है देन मेक श्योर लाइक करिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड वीडियो पसंद आई है, अगर चाहते हैं आपके फ्रेंड्स लोगों को भी एक तरह से नॉलेज बढ़े, तो आप वीडियो को शेयर भी करिएगा, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं देती हूँ आज के लिए। सो क्वेश्चन आप लोग बताइएगा यहाँ पे कि जब जर्मनी का यूनिफिकेशन में, जर्मनी का एक तरह से यूनिफाई हो गया, तो वहाँ पे सारे जो मेन हेड होते हैं इकट्ठा होते हैं, ठीक है, सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो वो लोग इकट्ठे होकर कहाँ पे गैदर होते हैं, वो गैदरिंग जो होती है कहाँ पे होती है, एक पैलेस में होती है ना, तो वो प्लेस बताइएगा, उस प्लेस का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा, ओके। चलिए, थैंक यू क्लास।